सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर वन ऑफ दोज डेज जब दिल करता है कि लाइव टेलीविज़न के ऊपर हम बैठे हों, वरना फिर अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी ना हो तो फिर दिल करता है कि शो आधा घंटा और लेट हो जाए, 15 मिनट मज़ीद मिल जाएं, शायद कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन है जो हमारे तक पहुंच जाए। सर क्या मज़े आ रही हैं, लुत्फ। सर आप देखें सर कि कितनी हार्ड वर्किंग है सर हमारी हुकूमत, ऑपोजिशन और वो लोग जो आज से कल परसों चौथ तक उनका नामो निशान नहीं था रेलेवेंस के ज़ुमरे में, तो वो सारे सर संडे के दिन से सब रेलेवेंट हो गए हैं। संडे के दिन भाग दौड़ चल रही है सर। सेनेट का सेशन जो है वो 4 बजे से आगे होते होते 7:30 बजे से आगे होते होते अब हमारे शो का टाइम है और उसके आसपास कुछ मामला चल रहे हैं, चलेंगे। और उसके अलावा सर इसके बाद अभी असेंबली का भी सेशन होना है सर। 2 बैक टू बैक सेशंस प्लान्ड थे सर। शुरुआत तो सर होनी थी सुबह 11:30 से। अब देखें हमारा शो भी आ गया सर, तो हमने फिर ज़ाहिर है शो तो सर टाइम पे देना है लोगों को। तो सर अब तक जो हुआ है उसको हम रिकैप कर सकते हैं, उस पर तजिया पेश कर सकते हैं। सर ये जितने लोग हैं इस वक्त असेंबली में और सेनेट में, इन्होंने मेरे ख्याल में आखिरी नाइटर FA के इम्तिहानों में मारा होगा और आज मार रहे हैं। नहीं सर, आज से कुछ देर पहले वो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हुआ था सर, तब भी सर नाइटें लगी थी तो लेकिन हाँ सर FA में प्रॉपर मारा था उन्होंने। तो सर आप ये देखें सर कि हमारे बुजुर्गान जो हैं, जो सियासत पे हमसे ज़्यादा कड़ी नज़र रखते थे, उन्होंने ज़्यादा दौर देखा, ज़्यादा वक्त, उन्होंने हमेशा ऐसे एक बात समझाई कि आप जो भी सियासी पार्टी हो ना, जो रेलेवेंट हुई हो एक दफ़ा, वो हमेशा से फिर रेलेवेंट होती ज़रूर है। सर मौलाना फजलुर रहमान, JUIFA और उनके दीगर जो लोग हैं, आज सर सारी जो अटेंशन है वो उनकी तरफ, वो और उनकी 8 सीटें जो हैं सर वो इतनी कीमती हो गई हैं इस हुकूमत के अंदर। सर कल के दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को डिस्कस किया, उसकी तफसील बयान की कि उसके अंदर क्यों होना चाह रहा है, क्या उसके मुहरकात हैं, उसके आगे से क्या चीज़ें होंगी। लेकिन सर आज सुबह से मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बहुत रेलेवेंट हो गए हैं सर। देखिए उनसे मिलने की चाहत रखने की वजह से और कितनी मुलाकातें होंगी सर। ऑपोजिशन भी उनसे मिली, हुकूमत का वफ़द भी उनसे मिला, छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब भी आपस में मिले, और सर और हमजा शहबाज शरीफ भी का नाम भी आज जिक्र हुआ सर सारे के अंदर। उसके अलावा सर अता तारड़ साहब ने सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं ये कोई इंडिविजुअल किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है, किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूम रहा है। ये एक आईनी तरमीम जो है ये ज़रूरी है और ये पूरी अदलिया के लिए है, ये पूरी कौम के लिए और सब के लिए। मसला सिर्फ ये है सर कि इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इक्वल उसके अंदर नहीं आ रहे। PTI बैरिस्टर गौहर और उमर यूब ने PTI की तरफ से ये बयान जारी पहले भी किया था, आज के दिन भी किया है कि ये जुडिशरी की एक ख़िलाफ़ एक चीज़ हो रही है, ये उनकी जो सॉलिडारिटी है जुडिशरी की उसको भी तोड़ देगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। ये तो PTI का मौक़िफ़ है सर। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अभी तक ऑन द फेंस हैं सर इन मामलात में। मेरा तो अपना ख्याल है कि जो ऑन द डे जब मौका आता है वोटिंग का, उससे थोड़ी देर पहले आपको समझ आती है किस तरफ हवा चल रही है। और सर तमाम लोग जो सियासत में इंटरेस्ट लेते हैं वो पॉपकॉर्न तैयार करके बैठ जाते हैं और TV चैनल लगा लेते हैं। तो ये सर सारे मामला चल रहे हैं, अभी तक क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर कि ये पास होगा नहीं होगा। ये सिर्फ सर मैं ऐड करता जाऊँ कि ये करना आज ही है, क्योंकि कल जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी इजलास है, तो वो जो उन्होंने 10-8-10 पूरी करनी है जो सीक्रेट जो स्पेशल नंबर के लिए सेनेट और लोअर हाउस के अंदर, वो कल के दिन बढ़ भी सकता है क्योंकि रिजर्व सीटों का जो कल परसों के रोज़ चीज़ हुई है सर। बहुत इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है सर। इसमें ना एक तो मैं ये मशवरा देना चाहूँगा तमाम चैनल्स को, क्योंकि आपको याद है PTV वाला दौर जिसमें प्राइवेट मुस्कुराहट नहीं जा रही, मैं सिर्फ ये देख रहा आप कुछ कितने सर प्राइवेट चैनल्स नहीं आए हुए थे PTV पर जब इलेक्शंस होते थे, पूरी रात जागते होते थे, तो उसमें ना कॉमेडी ड्रामाज भी वो लगाते होते थे और वो कॉमेडी ड्रामा चलता होता था, फिर वो बीच में ब्रेक आ जाती थी कि जी वो गैर हतमी गैर सरकारी रिजल्ट, फिर उसके बाद ड्रामा कंटिन्यू हो जाता था। अब वो हम बच्चे होते थे, हमें सियासत का कोई ख़ास नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था कि पूरी रात हमने जागना है घर वालों के साथ और हमने कॉमेडी ड्रामे देखने हैं, बड़ा मज़ा आता था, वो एक्टिविटी होती थी।
अब सर ये प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं और अब वो शायद जो कवरेज होती है बेसिकली घड़ी ब घड़ी हो रही होती है, वॉक्स पॉप चल रहे होते हैं हर वक्त, ज़ाहिर तो शायद इजाज़त ही नहीं होती कि फौरी तौर पे रिजल्ट्स दे, प्राइवेट कर लेते हैं, तो इनको वो कॉमेडी उस तरह से शोज़ वगैरह अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 8 अपनी तरफ से मुदब्बर से इन्होंने वो बिठाए होते हैं तज्जियाकार, तो वो शायद वही अब कॉमेडी है लोगों के लिए। तो लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अब इस तरह के दिन, अब देखें हर घड़ी तो रिपोर्ट नहीं आ रही ना कोई नई, मतलब अभी पता लगता है कि जी शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान के घर के लिए निकल चुके हैं। अब वो उनको 10-20 मिनट रूट के बावजूद लगने हैं, अब वो 20 मिनट में बार बार सिर्फ ये खबर आ रही है कि वो निकल चुके हैं, अच्छा जी वो अब वो पहुंच गए हैं, अब वहाँ पे मौलाना ने नमाज शुरू करा दी, अब सारे पीछे खड़े हो गए हैं, अब वो ज़ाहिर है 10-15 मिनट नमाज चलनी। पीटीआई के वक्त में भी सर मौलाना साहब के पीछे नमाज पढ़ी है और उन्होंने भी बिल्कुल। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ना ज़रा नॉन पॉलिटिकल प्रोग्रामिंग भी अगर रिकॉर्ड करके रखिए। देखिए रमज़ान के अंदर भी चलते हैं स्पेशल किस्म के ड्रामाज, ईद के दिन स्पेशल ट्रांसमिशंस होती हैं, कुछ ना बैकअप के तौर पे बना के रख लें जो ऐसे दिनों में चलाएं। अब आज की रात मुझे लगता है कि बड़े बूढ़े सारे जाग रहे होंगे जब तक कट्टा-कट्टी निकलता। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो चले गए, मैं बड़ा जानना चाह रहा था कि बड़े मियाँ साहब गए हैं साथ के नहीं गए। उसकी वजह ये है कि बड़े मियाँ साहब के लिए ना बड़ा ये ट्रिकी मामला है, क्योंकि आज से कुछ महीनों बाद हमारे लिबरल जर्नल्स ने ये भी रिवील करना है कि असल में बड़े मियाँ साहब इस अमेंडमेंट के खिलाफ थे, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट वापस आएगी ना तो फिर वो, क्योंकि मियाँ साहब का बयान नहीं आ सकता। अच्छा तीसरी चीज़ ये है कि सर बड़े ही ना, अब मैं इसीलिए इंजॉय कर रहा हूँ कि देखिए एक तो मौलाना फजल रहमान साहब क्योंकि अभी तक नहीं माने, अब ये चमगोइयाँ हैं मार्केट में, हम किसी पे वाउच नहीं कर सकते कि बात क्या है। वो कहते हैं जी वो बाकी चीज़ों पे मान गए हैं, सिर्फ वो जो उम्र है उसको 65 से 66 करने के खिलाफ है। अब इस तरह की चमगोइयाँ वी डोंट नो, बट वो नहीं माने जिसकी वजह से ये पोस्टपोन होता चला जा रहा है। जब वो मान जाएंगे तो फिर ये हो जाएंगे सारे इजलास वगैरह। अच्छा लेकिन जो इसमें मज़ेदार चीज़ है ना वो ये है कि अगर तो अदलिया इसके बाद इसको स्ट्राइक डाउन करना चाहे तो आपको पता है कि 1000 तरीके हैं कि जी ये जो कानून साजी हुई है ये गैर पार्लिमानी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बेसिकली, तो इस पे वो कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि और भी अगर रौनक लगाना चाहें ना वहाँ पे, तो उसमें अब जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन वाला मामला इन्होंने जो मंसूर अली शाह साहब के कल मेरे ख्याल में आया वो 4 पेजेस की रिपोर्ट, अच्छा उसमें अब जाहिर है हुकूमत का तो कोई इरादा नहीं है उस पर अमल दरामद करने का। अब उसमें क्या होगा कि ये समन करेंगे इलेक्शन कमिश्नर को, ये कहेंगे दूसरे तीसरे समन के बाद हम आपको फारिग कर देंगे। अब है तो ये एक ऐसी पोस्ट के हुकूमत फिर किसी और को लगा देगी। अब वो आपको पता है कि इस तरह के अगर पोस्ट पे किसी को लगाया जाए और इस नीयत से लगाया जाए कि देखें आपको अदालत फारिग करेगी लेकिन हम आपको किसी और तरह नवाज देंगे, एडजस्ट कर देंगे, तो 1000 बंदे हैं, वो एक मज़ेदार चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ से फिर ये वाली अदलिया जो है वो ये कह सकती है कि अच्छा चले फिर हम और इतने सारे जो केस चल रहे हैं नॉन इलेक्शन कमीशन, हम उसमें ऐसा करते हैं कि बड़े बड़े सरकारी अफसरों को जिनको कॉल नहीं किया जाता अदालत में, हम उनको कॉल करना शुरू कर देते हैं, बताओ इसका क्या करोगे। हम सरकारी कामों में रखने डालने शुरू कर देते हैं, बताओ उसका क्या करोगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त मौजूदा जजेज़ हैं उनको ये लग रहा है कि ये उनके खिलाफ चीज़ हुई है क्योंकि उनका तो भला हो गया ना। ज़्यादा मसला तो उनके साथ होगा जिन्होंने अभी जज बनना है, क्योंकि सिलेक्शन जो प्रमोशन वो सारा कुछ जो है इनके हाथ से निकल जाएगा। जो इस वक्त हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाए, अब देखें ना कई सीनियर वकला हैं जो कह रहे हैं कि जी हम तो इस तरमीम को ऐसे लेंगे जैसे ये अदलिया की आज़ादी पे 2006 वाला हमला है और हम तो वही तहरीक फिर से चलाएंगे। भाई सवाल सिर्फ एक है, वो ये है कि उस तहरीक में क्या हुआ था कि अदालतें बंद हो गई थी, जो जजेस थे वो खुद साइड पे हो गए। ये जजेस साइड पे होने को तैयार हैं कि नहीं है, फाइट के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर तो हैं तो फिर तो किसी बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो ये अदालतें चलती भी रहें तो उसमें सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं तैयार तो फिर बाकी वकला, आने वाले जजेस, एस्पिरेंट्स, वो फिर कोई इतना वो नहीं कर सकते। बहरहाल अगर ये तैयार हो जाए देन इट्स वॉर। सर अल्लाह ना करे सर, बट डेफिनेटली सर के इसमें देखें ना अदलिया का मौका तो सारे दिन से नहीं आ रहा, वो तो आराम से बैठे हुए हैं
वही सर वो जो इंडियन फिल्म थी ओमकारा में जो लेटा होता है और सिगरेट लगा रहा होता है, उस तरफ देख रहे हैं कि ये करने तो उनको सारा कुछ कर रहे हैं, उनके पास ज़ाहिर बहुत ज़्यादा चीज़ें करने को, लेकिन ये भी नहीं पता सर हमें कि अदलिया शायद इसके फेवर में हो एक हद तक, वी नेवर नो। वो तो सर अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगी बात कि उनका मौक़िफ़ क्या है। दूसरा सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है इसमें एक तो एज का मसला है जो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी डाला कि आप 65 से 68 करने लगे हैं, 3 साल बढ़ाने लगे हैं, उसका उनका तो मेन उसके ऊपर है ना कि मुझे उस पर मनवाओ कैसे करेंगे। बाकी वो जो तैनाती वाली चीज़ पे तो मेरे ख्याल में सब जो है मोर और लेस ऑन बोर्ड ही है कि ठीक है जी आप कर लें, क्योंकि उनको पता है कि कल को हमने आना तो हमारे पास भी ये चीज़ होगी, इख्तियार होगा करने का। दूसरा सर जो 63A है सर, जो फ्लोर क्रॉसिंग का ऊपर मामला सारा है, उसको भी ये किसी तरह एक लीगलिटी के अंदर लाना चाह रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में, उससे भी लोगों को इश्यूज़ हैं। आपको पता है ये फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही हुआ था कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर ये भी सर मामला है कि जो पार्टी का व्यू पॉइंट है उसके खिलाफ नहीं आप वोट दे सकते। तो सर ये सारी चीज़ें जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की आयरनी ये खुद की गई हुई हैं, अब हुकूमत उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है एक आईनी तरमीम के जरिए, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मामला है। बिल्कुल सर, इसमें ऐड कर दूं कि ये ज़ाहिर है 18वीं तरमीम में ये प्रपोज किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दोनों तरह के प्रेसिडेंट डाल दिए हुए हैं, क्योंकि ये जब पंजाब हुकूमत डिसॉल्व करनी थी तो वो दोनों तरह के प्रेसिडेंट्स उसमें डाल चुके हैं। वो दोस्त मज़ारी साहब को सारा कुछ देखना पड़ा, उनके बाल भी खींचे उसके अंदर। और सर उसके अलावा आप ये देखें कि ये सारा कुछ जो है लेट से आज के दिन अहमद वली साहब का भी बयान था कि ये मामला जो है ये सुबह 3-4 बजे तक चलेंगे सिर्फ सेनेट के। तो सर ये तो ऑल नाइटर एक चीज़ चल रही है, कल के दिन ही ज़रा क्लैरिटी आएगी इसके अंदर क्या है, नंबर 1। नंबर 2 सर मेंगल साहब जो है वो भी इसके अंदर बहुत रेलेवेंट है। वो कहते हैं जो मिसिंग पर्सन हैं उसमें से आप 1000-2000 बंदा जो है वो भी छोड़ें आप इसके अंदर, इस किस्म की बात है। साहब देखें जब ये मामलात होते हैं और जो आपकी कोलिशन के अंदर जो छोटी पार्टियाँ होती हैं, नंबर वाइज छोटी पार्टियाँ, वैसे तो ये बड़ी पार्टियाँ होंगी, उनकी सर पर डिमांड्स भी होती हैं। अभी फजल रहमान साहब की बात जो हो रही है वो इस हद तक हो रही है कि जी मुझे ये इसमें नहीं पसंद कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में और ये नहीं पसंद। सर जो बैकडोर टॉक्स हो रही हैं सारी, जो मतलब जो उनके पॉलिटिकल विप्स हैं जो इकट्ठे कर रहे हैं लोगों को और जिनकी मीटिंग्स हो रही हैं, वो तो मेरे ख्याल में और तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। उसके अंदर वो कुछ मांग तांग की बात हो रही है कि जी हमें कुछ इसके अंदर हुकूमत के अंदर को मजीद हिस्सा दें, क्योंकि आपको पता है इन इलेक्शंस के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब जो थे उनकी पार्टी की तो एक बहुत पोर, मतलब अगर आप माजी के अंदर देखें तो निस्बतन बहुत पोर परफॉर्मेंस थी, तो और उसके बाद उनको ओहदा भी नहीं दिया इसके अंदर। तो मे बी वो भी डिमांड है। आपको आने वाले दिनों में शायद ये भी पता चले कि BNP होगी, MQM होगी और फजल रहमान साहब की पार्टी होगी, वो उनको कुछ चीज़ें देनी भी पड़े इस चीज़ के अंदर जस्ट टू गेट दिस पास्ट। सो ये सर एक अनफॉर्चुनेट किस्म की एक सर टेक्निक बन गई यहाँ पे, और ये सर हमेशा होता है जब 2 तिहाई नहीं होती आपके पास या सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती आपके पास और कोलिशन में होते हैं आप, तो सर कभी भी इनको कोई भी चीज़ करानी पड़े तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो सुबह से सब लगे हुए हैं TV की तरह जुड़े हुए हैं कि जी कब कब क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा सर आपने जिक्र किया कि सियासतदानों के लिए एक टफ है। मैं तो सर उन रिपोर्टर्स की दाद देता हूँ सर जो सुबह 11 बजे से लेकर अभी 12 घंटे की शिफ्टें पूरी कर रहे हैं अपनी, और उनको जब कभी भी न्यूज़ रूम से फ़ोन आया कि जी अब की अपडेट जो है वो आप बताएं, तो सर वो बैठे हैं वहाँ पे। सर बड़ी सख्त ड्यूटी है, बिल्कुल सख्त ड्यूटी है। और कल हमने एक बात हालांकि बहुत तफसील में की थी, लेकिन उसका मैं मुख्तसरन दोबारा उसको करना चाहूँगा, वो इम्पोर्टेंट बात है। और वो ये है कि देखिए आप प्री पार्टीशन भी अगर देख लेना कि मुल्क को कंट्रोल कैसे किया जाता था, तो वो जो 3 इदारे हैं जिनके तहत कंट्रोल किया जाता था, उनमें से देखें जो एक ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। उसकी वजह ये है कि अब एक इदारे से उसके अंदर लोग आ जाते हैं बग़ैर इम्तिहान दिए, तो वो अब जो है ना काफ़ी हद तक वो एक इदारे के मातहत हो चुका है। रह गई जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी इसीलिए जो है वो काफ़ी अरसे से अब जो है ना वो मतलब अपनी स्पेस के लिए एक तगोदौ में है। अब अगर ये वाली स्पेस जो है आ जाती है हुकूमत के पास, यानी कि इस वक्त जो तमाम सियासतदान है ना, अगेन मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त फड्डा तो बहुत डाला हुआ है PTI ने, लेकिन PTI भी एक चीज़ सोच रही है कि अगर ये वाली पावर मतलब हम जुडिशरी को मज़ीद न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसकी पावर किसी में जम होगी, वो जो जम है ना वो हुकूमत में होगी। मतलब अनलाइक व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग कि ये जो है इससे मजबूत जो है ताकतवर जो हाथ हैं, जो मुक्तदरा कुव्वतें हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। मतलब मोमेंटरली तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको इस साल लगे कि मुक्तदरा ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, लेकिन 2-3 साल बाद एक और इलेक्शन होना है, फिर 2-3 साल बाद एक और इलेक्शन होना है। जैसे ही फॉर्म 47 वाला बीच में से मसला निकलना है, एक पार्टी आ गई जिसके बारे में ये मसला ना हुआ कि उनको कभी भी फॉर्म 47 का फैसला दे के निकाला जा सकता है, तो फिर जो वो पावरफुल हो जाएगी विद ऑल द पावर्स के जो जुडिशरी को किसने कब लगाना है, कैसे वो करना है,
तो वो फिर मुक्तदरा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आने वाले सालों में। सर आप इसीलिए कह रहे हैं काम बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगे हुकूमत की तरफ से भी। अभी तो देखें जो तैनातियों की हद तक अगर बात करें तो सबसे जो अहम होती थी हमेशा से यहाँ पे वो चीफ आर्मी स्टाफ की होती थी, और अगेन उसके अंदर वो सारा मुल्क के लिए एक वो चीज़ होती है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कौन बनेगा चीफ आर्मी स्टाफ। अब उसके ज़ाहिर इस अगर ये पास हो जाता है तो उसके अंदर भी 3 ईयर की आपकी मुद्दत मुलाजमत जो है बढ़ गई है, और वो तो हुकूमत पहले ही रखती है, यानी कि इसके अंदर एक लेयर ऐड हो गई है, हो जा सकती है कि अब चीफ जस्टिस के ऊपर भी हम इतने। सर बेसिकली आपके और मेरे लिए कंटेंट क्रिएट हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने के लिए मौके जो हैं वो मज़ीद पैदा हो रहे हैं। वो बिल्कुल हो रहा है। और दूसरी चीज़ आप इस वक्त एक चीज़ पे गौर करें, वो ये है कि इस वक्त तमाम सरकारी सर्विंग मुलाजमीन, बेसिकली तमाम सरकारी सर्विंग अफसरान, मुलाजमीन तो वो होते नहीं, वो इस वक्त सर दुआएं मांग रहे होंगे कि ये हो जाए कि सबकी नौकरियां लंबी हो जाए, मजे आ जाएंगे उनको। तो सर बिल्कुल। बहरहाल सर अब ज़ाहिर संडे है चूँकि, तो इसके अंदर हम बाकायदा अपडेट तो नहीं कर सकते क्या हुआ, लेकिन ज़ाहिर है नेक्स्ट वीक सर इसी के ऊपर गुफ्तगू करनी है, तो उसका ऑडियंस भी वेट करे। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर एक डिस्कशन करनी है हमने सर, बड़ी ज़रूरी आज। सियासी मामला तो आपको पता चल ही रही है कि सर जो इंटरनेशनल मीडिया, ख़ास तौर पे हमसाये मुल्क का मीडिया, उनका तोपों का रुख जो है हमेशा किसी न किसी मनफी खबर फैलाने के लिए हमारे तरफ से वो चलता रहता है। एक ऐसी चीज़ सर आपने और मैंने पकड़ ली, और मैंने आपको भेजी, आपने मुझे भेजी, हमने उसके ऊपर डिस्कशन की, और फिर हमने ज़ाहिर अपने ज़राए से पूछा कि इसके अंदर क्या हकीकत क्या है इसके अंदर। तो सर वो बिल्कुल ही डिबंक हो गई है खबर। उसमें कहा यह जाता है कि सऊदी अरेबिया ने सर हज पिलग्रिम्स जो यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से, ग्रुप्स का एक सिस्टम होता है और एक हुकूमती होता है, ये दो ही होती हैं तरीक़ेकार जिनसे आप जा सकते हैं। बड़ा अमूमन बहुत कम होता है कोई एक बंदा इंडिविजुअल जो है वो अपनी सिंगल कैपेसिटी में जाए, अमूमन ग्रुप्स के साथ ही लोग जाते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट बड़ा अच्छा होता है, वो आसानी से कर पाते हैं आज जितना भी करना होता है। तो खबर ये आई सर कि 200 से लगभग 200 से 250 ग्रुप्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं इन पाकिस्तान, प्राइवेट, और उनको रिड्यूस करके 40 कर दिए सऊदी अरेबिया ने। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये क्यों ठीक है उसके ऊपर आते हैं। दूसरा सर एक ये बात थी कि जो कोटा है पाकिस्तानियों का सरकारी कोटा वो भी कम हुआ है, ये बात भी ठीक है सर, लेकिन जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई है उसकी वो गलत है ग्रुप्स की हद तक, और इन दोनों की हद तक। सर जो इंडियन मीडिया और बाकी मीडिया ने जो बात की है वो ये कि क्योंकि सर वो बेगिंग वाला भी हमने एक रिपोर्ट की थी बाकायदा यहाँ पे कि उसके बायस सऊदी अरेबिया जो बड़ा नाराज़ है पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने ये हज कोटास जो हैं और ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर कमी कर दी। तो सर ये इनएक्यूरेट है, इसके अंदर बड़ी टेक्निकल मामला है। सर अमूमन ये होता था ग्रुप्स अगर 200 बंदा जो हज करना चाहता है इकट्ठा कर लें तो वो एक ग्रुप कैटेगरी के तहत उनको वहाँ लेके जा सकते हैं और वो हज कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है। इस साल वो 200 से बढ़ा के, मतलब ये 2024 में जो हुआ है हज, उसको कर दिया 500, 200 से 500। तो जब 500 किया तो बहुत सारे ग्रुप जो 200 की तैयारी में थे उनको और ग्रुप्स छोटे ग्रुप्स का मिल के अपनी तादाद 500 करनी पड़ी, तो एक ग्रुप हो गया, तो ज़ाहिर टोटल नंबर कम हुआ। इस साल यानी पहले अगर 100 ग्रुप जाता था या 200 जाता था और इस साल 50 गया है, तो उसकी वजह यह है कि पहले एक ग्रुप 200 का था, अब एक ग्रुप 500 का। बिल्कुल। तो टोटल नंबर ऑफ जो पिलग्रिम्स है जो हाजी कम नहीं है। इस साल जब हज हुआ है ख़त्म और वापस आए हैं, तो इन ग्रुप्स को सऊदी गवर्नमेंट ने ये कह दिया था वहीं पे कि जी अगला जो 2025 में होगा उसमें आपकी कम से कम 2000 बंदा पर ग्रुप होना पड़ेगा, तो हम आपको ग्रुप स्टेटस देंगे। दरअसल सर सऊदी अरेबिया जो है वो इस चीज़ को ना बहुत मज़ीद उसको नई एक टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर करना चाह रहे हैं। उनकी एक नुसुक ऐप है, वो कहते हैं जी आप इसके ऊपर से अप्लाई करें, इसी के थ्रू आएँ और इसी के थ्रू सारा अपना मामला जो है वो इस पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये थोड़ा निस्बतन महंगा है ग्रुप्स के जाने, इसलिए अमेरिका और यूके और यूरोप में जो ग्रुप्स होते थे उनको तो बंद करती है, उनको अलाउड नहीं है ग्रुप्स करना वहाँ से, तो वहाँ पे इंडिविजुअल लोग ही आते हैं। तो वो बहुत सारे लोग जो वहाँ होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं और यहाँ से वाया ग्रुप्स जाते हैं। अब 2000 बंदा जब सर हो जाएगा इसके अंदर, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि 240 वाला जो ग्रुप्स का फिगर है वो ज़ाहिर है 40 पे आ जाएगा, क्योंकि सबको जोड़ के अपने आप को एक 2000 की तादाद करनी पड़ी। बेसिकली सर सब मर्ज हो जाएंगे। तो
तो इस वजह से ये 40 हो रहे हैं, और कोई वजह नहीं है जो ये बाकी बताई जा रही है। और ना ही सऊदी अरेबिया ने को बंद कर दिए ग्रुप्स, यहाँ पे बंद कोई नहीं हुए, वो मर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सो बुनियादी तौर पे दो वजूहात मुझे समझ में आती हैं। एक तो ये कि उनको मल्टीपल ग्रुप्स के साथ डील करना पड़ता था, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो ख़तो किताबत है वो लिमिटेड जो है ना, क्या कहते हैं, ग्रुप्स के साथ हो, मतलब ग्रुप लीडर्स कम हो, उनके साथ खतब किताबत हो और इजीली मैनेज किया जा सके। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, जाहिर है वो चाहते हैं कि ग्रुप्स वाला कल्चर कम हो और इंडिविजुअल्स वाला कल्चर बढ़े, उनकी ऐप यूज़ हो, उनकी नंबर 1 ऐप यूज़ हो। दूसरा ये है कि जब इंडिविजुअल होटल की बुकिंग करवाएगा वो स्लाइटली ऊपर प्राइस होगी, इंडिविजुअल जहाज़ की टिकट कराएगा स्लाइटली ऊपर होगी, इंडिविजुअल मील्स ख़रीदेगा स्लाइटली ऊपर होगी। जो लोग ग्रुप्स में करते हैं, इकट्ठी बहुत सारे रूम्स बुक करा लिए, पूरा होटल बुक कर लिया, उनको सस्ता पड़ता है, तो जाहिर है वो अपने रेवेन्यू में भी इजाफा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो होगी प्राइवेट की हद तक बात। अब सरकारी पे आ जाते हैं। ये बात भी दुरुस्त है सर कि सरकारी हमारा कोटा जो है वो इस साल जो हमें अलॉट हुआ है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वो कम है। उसकी वजह ये है सर कि एक तो इन्फ्लेशन, इकोनॉमी की सूरत हाल, लोगों के पास जो एक कैपेसिटी थी अपनी रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए पैसे स्पेयर करने की और वहाँ उस पर डिवोट करने की, वो कम हुई क्योंकि उनके अखराजात भी बढ़ गए, उनके बिजली के बिल भी बढ़ गए और दीगर और मसले आ गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के भी स्टैट्स हमारे पास हमने कुछ देखे। उसके अलावा ढेर सारी खबरें भी इसके हवाले से हुई कि कोटा 2024 का जो मिला था हमें, उसमें सर इनिशियल जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो अगर आपका 82,000 का कोटा था तो उसके अंदर एप्लीकेशन जो है वो शुरू में सिर्फ 10,000 आई या 15,000 आई एप्लीकेशन, और उनकी प्रोसेसिंग हुई फिर। तो बेसिकली सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि जो आपका कोटा था इस साल का, उससे आपने काफ़ी कम लोग जो हैं उनको आप भेज पाए हुकूमती कोटे के ऊपर, क्योंकि सर हुकूमती हज भी जो है वो 10,75,000 रुपये का हो चुका है, और ये जो बाकी ये जो सर प्राइवेट हैं ये शुरू होते हैं 30 लाख रुपए से। तो सर इट्स अ वेरी लार्ज सम। और कौन सा कोई शख्स अकेला एक बंदा होता है, उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किसी बुजुर्ग का आप हज करवाने ले जाते हैं, अमूमन ऐसे लोग करते हैं। तो सर आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें तो ये तो करोड़ों रुपए बन जाते हैं जो आपको खर्चने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट जब आप किसी भी चीज़ के अंदर ये रूल है कि आपको जो कोटा अलॉट किया है उसको आप फुलफ़िल नहीं कर पाए तो अगला जो आपका कोटा है उसके अंदर उसकी एडजस्टमेंट होगी और वो कम होगा। तो 2025 के अंदर हमारा कोटा जो है वो कम हुआ है, और उसकी भी वजह ये जो ये बयान की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया में वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी मेशी सूरत हाल की वजह से हमारे पास जो अलॉटेड कोटा था वो हम पूरा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। लोग जो हैं वो नहीं जा पाए। लोगों ने सोचा कि जी अगर हमारा नंबर आ भी जाए तो पैसे कहाँ से पूरे करना। बिल्कुल, और ऐसी भी बातें सुनी थी, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, कि जब लास्ट ईयर हमारा मतलब लास्ट हज हमारा जब कोटा पूरा नहीं हो रहा था सरकारी, तो सरकार ने प्राइवेट को ऑफ़र किया था कि आपको अगर चाहिए तो आप इसमें अपने स्पिल ओवर ले लें हमारा। लेकिन मसला फिर वही है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो फिर प्राइवेट वाली सहूलियात मांगता है, वो फिर आना नहीं चाहता सरकारी में। और अगेन सरकारी भी अब लोग क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए वो हमसे नंबर पूरा नहीं हो सका। तो सर ये बहरहाल ये हमने कहा ये थोड़ा इसके अंदर क्लैरिटी ला दें कि जो लोग इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमारी कोई वहाँ पे उनसे कोई लड़ाई हो गई है, खुदा न खास्ता सऊदी अरब से, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं काम करते हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ जो है सर इसको डिबंक करना बहुत ज़रूरी था, और मैंने कहा हमारे शो को डेफिनेटली करना चाहिए। बिल्कुल सर, और ये हमने कल ही तफसीली तौर पर किया था कि IMF के साथ जो हमारा नया मुआहदा हुआ है होने जा रहा है उसमें हमने बहुत महंगा लोन लिया है प्राइवेट बैंक से, और वो जो 2 बिलियन हमने दिखाना था IMF को कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो 2 बिलियन में से 600 मिलियन जो है हमने एक प्राइवेट बैंक से लिया है, यूरोपियन बैंक से। हमने वो पूरा 2 बिलियन नहीं लेना पड़ा क्योंकि बीच में काफ़ी पैसे सऊदी अरब ने दिए हैं और काफ़ी डेफर्ड पेमेंट्स पे तेल का भी मुआहदा किया। सो सऊदी अरब के साथ मतलब UAE नहीं माना, चाइना नहीं माना, अमेरिका नहीं माना, लेकिन सऊदी अरब ने हमारा अभी भी साथ दिया। बिल्कुल, और सर हमेशा दिए, इस बात को हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा। सर बहरहाल सर अब हमें जाना पड़ेगा वासा, और सर नासा आप कहते तो मैं ज़रा इंटरेस्ट शो करता। सर हमें कोई नासा नहीं लेके जा रहा सर, हम वासा तक ही ठीक है सर। सर खबर बड़ी अफसोसनाक है, मनफी है
कि सर एक रिपोर्ट ये कहती है कि लाहौर के अंदर जो तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स है 1218 तादाद है उनकी, जो पानी को फ़िल्टर करते हैं और फिर आप साफ़ पानी जो है आप ले सकते हैं। आप जैसे जो जगह जगह लगे हुए हैं, बहुत पूरे लाहौर में लगे हुए हैं। सर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब को एक ब्रीफिंग दी गई है, पहले तो डिनाइल आया इसके ऊपर वासा की तरफ से। उस ब्रीफिंग के अंदर फिर ये बात सामने आई कि 1218 में से 282 सर 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो चल ही नहीं रहे, वो ख़राब हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनका रिपेयर का इशू है, या बस कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको ठीक ही नहीं किया। तो सर अब आप देखें कि ये तो बैक एंड है ना, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, फ्रंट एंड है जहाँ से पानी किसी ने सोर्स करना है। अगर वो फिल्टर नहीं होगा, और आपको पता है हमारा वाटर की जो सूरत हाल है कई इलाकों के अंदर, उसके अंदर जो चीज़ें आए दिन प्राइवेट काफ़ी लोग जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, इसके ऊपर टेस्टिंग करते रहते हैं पानी की, उसमें से क्या क्या जरासीम मिलती हैं, जिससे स्टंटेड ग्रोथ का एक बड़ी डिबेट जो है वो आजकल छिड़ी हुई है। तो सर किसी को पता ही नहीं कि वो पानी कौन सा पी रहा है, साफ़ है या गंदा है, मतलब फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चल रहा है। ये तो सर हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है और हाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंस है। बिल्कुल। और मैं आपको इसमें मज़े की बात बताता हूँ, मतलब मज़े की तो नहीं, बहरहाल वो ये है कि आपको याद है कि आज से ये जब 2017 के करीब कहीं 16-17 में वो हुए थे क्या कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात, और चेयरमैन और यूसी के लोग और ये वो सारा कुछ आ गए थे। वो बहुत थोड़े अरसे के लिए आए थे क्योंकि उसके बाद फिर वो निज़ाम लपेट दिया गया। वो जो थोड़ा अरसा था उसमें जो जितने नए बने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उसकी नज़ीर पहले कभी नहीं मिलती, और उसमें जितने वो मेंटेन रहे उसकी नज़ीर कभी नहीं मिलती। उसके बाद उनको हटा दिया गया, फिर वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़े अरसे बाद उस पर उनके हक़ में फ़ैसला आया। वो जब उनके हक़ में फ़ैसला आया तो वो बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए वापस आए अपनी कुर्सियों पे, और फिर उनका वो टेन्योर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मतलब उनके जाने के बाद दोबारा जब तक वो आए नहीं, ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे इनके फ़िल्टर चेंज नहीं हुए। सो बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बल्दियाती मसला है, ये एक लोकल गवर्नमेंट का मसला है। लोकल गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो कोई MNA MPA नहीं इंटरेस्ट शो कर सकता है इसके अंदर, उसके पास टाइम नहीं होगा, हो सकता ही नहीं है। मतलब आप देखें कि 5 लाख बंदे की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी एक शख्स की, तो वो ध्यान रख सकता है इस बात पे कि किसका फिल्ट्रेशन प्लांट का फ़िल्टर चेंज हुआ और किसका नहीं हुआ। और अब ये कितने अफसोस की बात है कि पंजाब वाहिद सूबा रह गया है जहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। मुझे बताएं, मैं टैक्स नहीं देता, आप टैक्स नहीं देते, आप फाइलर नहीं हैं, हमारा क्या कसूर है? सर एक तो हमारा कसूर क्या है सर, बाकी सर देखें यहाँ पे जितने मसाइल होते हैं, ये वाटर फिल्ट्रेशन के हो गए, सड़क ख़राब हो गई, लेस्को के बिजली के मामलात हो गए कि जी कोई दरख्त गिर गया उनके ऊपर, खंबे के ऊपर, बिजली ख़त्म हो गई, एंड 100 डिफरेंट इशूज़। सर आपको या मुझे या किसी भी शहरी को नहीं पता कि मैंने जाना किसके पास। मेरी अगर सड़क ख़राब है, पब्लिक रोड है, मेरे ख्याल में कोई हॉटलाइन हेल्पलाइन नहीं है सर जिसके ऊपर मैं फ़ोन कर सकता हूँ। सर सबसे बड़ी एक और चीज़ वो ये कि यहाँ पर हमें बड़ा गिल्ट ट्रिप दिया जाता है। हमें कहते हैं कि जी यहाँ पे आपका अगर इतने करोड़ रुपए का घर है तो उस पर कितना कम टैक्स आप देते हैं, इतने करोड़ का घर अगर न्यूयॉर्क में हो तो टैक्स इतना ज़्यादा है, इतने करोड़ का घर अगर मुंबई में हो तो टैक्स इतना ज़्यादा है, आप तो इतना कम टैक्स दे रहे हैं। भाई हम 2 रुपये भी अगर दे रहे हैं ना तो आप पे एहसान कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा 1 रुपया भी देना नहीं बनता। बगैर लोकल गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी का टैक्स लेना इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बात ये है कि देखें, प्रॉपर्टी इनकम टैक्स इज समथिंग एल्स, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स ये होता है कि मैं इस जगह का रिहायशी हूँ, मैं अगर यहाँ का रहने का टैक्स दे रहा हूँ तो फिर वो मेरे गिरदोनवा में लगना चाहिए। भाई जब लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है तो क्या गारंटी है कि मेरा जो मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ वो आप मेरे इलाके में लगाते हो, वो आप किसी तीसरे महल्ले में नहीं लगा देते या किसी चौथे सूबे में नहीं लगा देते। तो यहाँ पर तो मैं तो एक बाकायदा तहरीक चलाना चाहता हूँ कि जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी हम नहीं देंगे प्रॉपर्टी टैक्स। सर प्रॉपर्टी टैक्स के सर आप जिक्र करते हैं, सर आए हुए बिल, उसके अंदर भी एक मज़ेदार चीज़ हो रही है कि जी सितंबर के महीने के अंदर अंदर पे करें तो आपको रिबेट मिलेगा, आपका रेट कम होएगा। क्यों?
यानी कि सर वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि जो मांग भी रहे हैं ना, ये एक हद तक नाजायज़ ही मांग रहे हैं, तो अगर आप सितंबर के महीने में दे देना और लेट ना करें 30 सितंबर से, तो आपको रिबेट मिल जाएगा इसका आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर, या आपको कॉस्ट कम आ जाएगी उसके ऊपर। सर ये सारे मामला जो हैं, ये अगेन इनका सोल्यूशन जो है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप एक बलदियाती निज़ाम अगर बना देंगे, उससे मुस्तफ़ीद आपके सारे लोग होंगे, उसका भी वोट बैंक तो आप पे क्रिएट होना है ना। तो लेकिन नहीं समझते लोग सर। मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, वो ये है कि यहाँ पे आजकल ये जो फायरवॉल हमने बड़ा डिस्कस किया है, फायरवॉल को कहते हैं कि जी कि हमने चाइना मॉडल लेके आना है। चाइना मॉडल क्या है जी इनके ख्याल में, कि जी चाइना मॉडल ये है कि सरकार पे, हुकूमत पे तनकीद नहीं होती, वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होते। ये बात फैक्चुअली इतनी गलत है जिसकी कोई हद नहीं। खुदा का वास्ता है इन हुक्मरानों को, हमारों को कभी चाइना भेजें कि ये देख के आएँ। वो जो वाकई वहाँ पे ना उस तरह से प्रोटेस्ट या तनकीद नहीं होती सोशल मीडिया पे, उस वन पार्टी पे, उस रियासत पे, उसकी पॉलिसी पे, जितने वहाँ पर प्रोटेस्ट लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे होते हैं, वो उसकी नज़ीर ना अमेरिका में मिलती है ना पाकिस्तान में मिलती है। उन्होंने एक बड़ा फाल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है। जब वो काम नहीं करता, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों का भड़ास भी निकल जाती है, लोगों का काम भी हो जाता है, और आपको ऊपर के लेवल पे तनकीद भी नहीं सुननी पड़ती। इनको सबसे जो एक आसान सोल्यूशन था लोकल गवर्नमेंट, वो इनको समझ नहीं आता। बाकी ये दुनिया का हर काम करना चाहते हैं, उसमें नंबर 1 हम बनना चाहते हैं सर, बिल्कुल, और लोकल गवर्नमेंट नहीं करेंगे। ये हम शो पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं, और इसके ऊपर कोई नज़रसानी होनी चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये आपके सामने है कि ये जो पानी है, ये छोटे बच्चे भी पीते हैं, इस तरह तो सोचें थोड़ा सा। यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमें बात करनी पड़ेगी सर पैरालंपिक्स की, सर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। थोड़ा सा हमसे तनकीद भी करेंगे एक दो चीज़ों के ऊपर, लेकिन हैदर अली साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। ये सर पाकिस्तान की जो अल्टरनेटिव स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स के अंदर एक इतना ज़बरदस्त के ओलंपिक्स रहा है हमारे लिए कि अरशद नदीम ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, जेवलिन के अंदर गोल्ड मेडल लिया। हैदर अली ने डिस्कस के अंदर अपना मेडल लिया, ब्रॉन्ज, और उसके अलावा सर इन्होंने, ये इनका चौथा मेडल है, फर्स्ट ओलंपिक। 3 इन्होंने और गेम्स के अंदर भी डिफरेंट एथलेटिक इवेंट्स के अंदर जो है मेडल्स हासिल किए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो इनको। मसला से सिर्फ ये है कि पैरालंपिक्स को हमने उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जिसने अरशद को किया। मेरा अपना ख्याल है कि ये भी डिज़र्विंग उतने ही थे। मेडल होता है सर आपके मुल्क के अंदर। आप देखें सर जितने पैरालंपियंस हमारे हैं जो माजी में रहे हैं, जो अभी भी हैं और आगे, वो देख के एक तो मोटिवेट होते हैं। सिर्फ ये बात होती है कि आपको एक वो गोल चाहिए होता है। अरशद ने गोल रख दिया जेवलिन के लिए और बाकी बच्चों के लिए, इन्होंने गोल रख दिया और लोगों के लिए। तो ये हीरोज़ हैं, इनको सेलिब्रेट सबको इक्वालिटी के साथ करना चाहिए था। ये चीज़ हमने नहीं देखी। एयरपोर्ट पे वो मनाजिर नहीं थे और चीज़ें नहीं थी। बट देन अगेन सर मैं तो मानता हूँ, एक और चीज़ को मानता हूँ, मैं डिस्काउंट भी देता हूँ सबको, तमाम वुज़रा, हुकूमती लोगों को, हम आवाम को भी, कि हमारे लिए वी आर फेयरली न्यू टू दिस, कि ओलंपिक्स के अंदर हमारे लोग जो हैं वो जीत के आ रहे हैं। बाकी जो कौमें हैं, US, UK, यूरोप, फ्रांस वगैरह सारे, चाइना, अब वो काफ़ी ओलंपिक्स खेल के यूज टू हो गए यार कि ये तो होना ही है, और उनके वाम उनको अप्रोप्रिएटली डील करती है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि ये पहला था हमारा, तो डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन आइंदा से सर तमाम स्पोर्ट्स में अब से लेके अगले ओलंपिक्स तक जो भी चीज़ हो, आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हुकूमत की तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्टरनेटिव टू क्रिकेट स्पोर्ट्स जो हैं उनको आप इतना प्रमोट करें, इतनी बिग डील बना दें उस चीज़ को कि लोग मोटिवेट होते हैं। सर देखिए, मैं वैसे एक बात बताऊं, इतना वैसे अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जिस तरह हमारे जो अरशद नदीम है, उन्होंने एक और एशियन मुकाबले हुए थे जहां पर 90 की अपनी जेवलिन थ्रो की थी। सो हमें ये पता था कि अरशद जो है वो 90 टच कर लेता है। और अभी जब हमारे ये गए ओलंपियंस, तो हमें पता था कि यार हम रिप्रेजेंट तो हमें 2 लोग स्विमिंग में भी कर रहे हैं और भी स्पोर्ट्स हैं, लेकिन उसमें चांसेस बड़े कम हैं। लेकिन अगर अरशद
हमें नहीं पता था कि वो 292 पॉइंट समथिंग की फेंक देगा, नहीं पता था। लेकिन हमें ये पता था कि यार इस बंदे ने 90 किया हुआ है, अगर ये 90 पहुंचा देगा तो बहुत मुमकिन है कि ये कोई एक आधा मेडल तो सिल्वर ब्रॉन्ज ले आएगा। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारे हैदर अली साहब हैं, ये 3 मेडल्स पहले ले चुके हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में। सो हमें बल्कि यकीन करें कि इनसे उम्मीद अरशद से भी ज़्यादा थी कि ये कोई ना कोई मेडल लेके आएंगे। सो इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, हमारे कितनी जो है ना अफसोस की बात है कि हमारे इतने कम एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया। उसकी वजह ये कि साथ अगर आप देखें हमसाया मुल्क इंडिया, तो उनके कितने ज़्यादा एथलीट गए और उनके कितने ज़्यादा एथलीट मेडल्स लेके आए। और देखें, होता पता कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ख़वातीन के राइट्स पे हम बात करते हैं, हम कहते हैं ख़वातीन को बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा लेना चाहिए, हमें ऐसे मौक़े पैदा करने चाहिए कि उनको कोई पे खौफ व ख़तर वो काम कर सकें। इसमें कोई औरतों के साथ हमदर्दी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, ये जो स्पेशल लोग हैं, ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ये जो हैं, मतलब अगेन आपको इनसे कोई हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि ये सिटीजन्स हैं, ये अगर सोसाइटी में, ये अगर रेवेन्यू जनरेशन में अपना हिस्सा डाल दें तो फ़ायदा किसका? कौम का है, मुल्क का है, इन्हीं हुक्मरानों का है जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करके तो अपने गुलछरे उड़ाने हैं। तो भाई अगर आप इनको इनेबल कर दोगे तो इवेंचुअली आप तक ही फ़ायदा पहुंचेगा। तो आपने क्यों नहीं किया, या क्यों इतने आप रेस में पीछे हो? तीसरी आखिरी बात मैं करूँगा, मोदी साहब जो हैं, ये जो उनकी पूरी पैरालंपिक्स की टीम थी, जब वापस आई है, मोदी साहब उनसे पर्सनली मिले हैं। अच्छा, अरशद नदीम भी मौजूद थे जब ये वापस आए हैं पाकिस्तान, और वो भी इनको मिले, और वो 2 ओलंपियंस जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब एक दूसरे से वो कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं, डेफिनेटली। लेकिन सर ये देखें कि आप एक, जैसे आपने कहा को हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं, उससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन सर हमारे सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा सा भी है, स्टिग्मेटाइज़ किया हुआ है, एक मार्जिनलाइज किया हुआ है इन लोगों को भी, कि जी देखें ये तो अगर डिफरेंटली एबल्ड हैं या इनकी कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सर मैं तो कहता हूँ कि सर पैरालंपिक्स का तो मकसद ही ये है कि आप जो आपकी तरह हैं, आप देख रहे हैं, अगर आप एक व्हीलचेयर बाउंड है और एक और शख्स व्हीलचेयर बाउंड है, अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो आप देख के खुश होंगे उस चीज़ से। अब सर अरशद नदीम तो मेरे ख्याल में अक्रॉस द कंट्री सबको पता है कौन है। हैदर अली का मुझे अभी भी डाउट है कि क्योंकि उसको और इसके अंदर मीडिया भी कसूरवार है। सर हम भी इसको लेट कर रहे हैं, हम भी हमारा भी कसूर है। बिल्कुल, ब्रांड्स इस वक्त ब्रांड्स को चाहिए। मुझे ये बताएं कि इससे, क्योंकि अगेन उस तरह से अभी तक नोन नहीं है, तो कम पैसों में वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। तो अगर एक शख्स कम पैसों में आपका ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है तो आप अपनी बेसिकली ब्रांडिंग बढ़ा सकते हैं। मतलब आपने अगर एक ऐड चलाना था तो आप 6 चला लें, क्योंकि आपने जो एम्बेसडर्स पे पैसे बचाए वो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं एयरिंग की, या आप बिलबोर्ड ज़्यादा करवा सकते हैं। सो अब थोड़ा सा ना ब्रांड्स को भी इस बात की ज़रूरत है कि थोड़ा सा ना सोचना शुरू करें। बिल्कुल, जो आज से 50 साल से यहाँ पर मार्केटिंग की टेक्निक्स चल रही हैं और जो एक स्ट्रेटजी चल रही है, उससे थोड़ा सा विजन अपना बढ़ाएं, बाहर की तरफ देखें दुनिया में क्या हो रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल सर, और बाकी सर हमारे शो की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हैदर अली साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। और ओलंपिक सर क्लोज़ होते हैं इस तरह से, अब बाकायदा क्लोजिंग हुई है शॉन्ज़-एलीज़े पे ओलंपिक्स के अंदर। तो अब से ओलंपिक से ख़त्म हो गया सर, अब अगले की तरफ अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, पैरालंपिक्स में भी, ओलंपिक्स में भी। तो जाहिर है सर हम सब फॉलो करेंगे सर, हम इन एथलीट्स को, जो हमारी टीम्स हैं आगे जाए क्या करते हैं। यहाँ हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।